स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे मगध का उत्थान कैसे हुआ। 16 महाजनपदों में से मगध ही का उत्थान कैसे हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान की समीक्षा कीजिए। 16 महाजनपदों में से केवल मगध ही साम्राज्य के रूप में क्यों विकसित हुआ, मगध का उत्थान किन परिस्थितियों में हुआ, कौन कौन से कारण थे जिनके कारण मगध का उत्थान संभव हुआ। तो मगध के उत्थान के बारे में, मगध एक साम्राज्य के बारे में कैसे, साम्राज्य के रूप में कैसे विकसित हुआ, इस बारे में ये जो क्वेश्चन आते हैं कई तरह से आ सकते हैं। शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको ये बताएंगे, इसकी मगध जो है, इसकी जो राजधानी है, ये मगध खुद भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। मगध का जो क्षेत्र है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह पर है, और सामरिक दृष्टि से भी, और कृषि भूमि की दृष्टि से भी, और उपजाऊ कृषि भूमि का जो उपजाऊपन है उसकी दृष्टि से भी, और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। और इसमें जो हम बताएंगे फिर आगे, इसकी जो राजधानियां हैं, पहले जो राजधानी थी जो इसकी, वो राजगृह, जिसको राजगीर भी बोलते हैं। तो ये 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो उस समय काल में, प्राचीन काल में जो है 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो जो दुश्मन है उनको उसको विजय करना बहुत मुश्किल था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। तो इससे उनको बहुत मदद मिली मगध के शासकों को। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए मगध के शासक, तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। तो पाटलिपुत्र में गंगा, गंडक और सोन, इन 3 नदियों का संगम था वहाँ पर। तो उस पर अवस्थित थी ये, वहाँ पर इसका लोकेशन जो थी, तीनों नदियों के संगम पर थी। और थोड़ी दूर में घाघरा भी आकर के गंगा नदी में मिलती थी। तो नदियों का एक संगम था, तो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। तो इसकी भी दुर्भेद्य हो गई थी स्थिति, जिसको आसानी से दुश्मनों द्वारा विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता था। और सेनाएं ऐसे प्राचीन काल में नदी मार्गों को पकड़ कर ही चारों तरफ जाती थी। तो सेनाओं के जाने में आने में ये काफ़ी इसमें उनको सहूलत रही, और जो दूसरे जो उनके शत्रु थे उनको विजय प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किलें आई। तो इससे जो राजधानी की स्थिति है, इससे मगध को बहुत मजबूती मिलती है, बहुत मजबूती मिली वहाँ पर। तो ये एक सशक्त स्थिति को दर्शाता है राजधानी की जो लोकेशन है। तो अब ये हम पहला पॉइंट डिस्कस करने के बाद दूसरा जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो वहाँ की कृषि भूमि और कृषि उपज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर क्या था कि अलग अलग नदियाँ हैं, नदी क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है, जहाँ से जंगलों का सफाया हो चुका है। तो जंगलों का सफाया होने के बाद कृषि भूमि जो है उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो नदियाँ हैं वहाँ पर, तो नदियों की वजह से पानी आसानी से अवेलेबल है, सिंचाई के साधन अवेलेबल हैं, और वर्षा भी काफ़ी होती है उस क्षेत्र में, अभी भी होती है और उस समय भी बहुत होती थी। तो ये जो है ऐसे क्षेत्र में तो कृषि जो उत्पादन था वो अधिशेष उत्पादन हो गया, सरप्लस हो गया। तो जो सरप्लस उत्पादन होने में सिर्फ यही बातें नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं, फैक्टर हैं कि वहाँ पर जो है उसके पास ही लोहे की खानें भी उपलब्ध थी। तो लोहे की खानें उपलब्ध होने की वजह से वो कृषि यंत्र, अच्छी किस्म के कृषि यंत्रों का प्रोडक्शन कर पाए, उनमें उनका विकास कर पाए। अच्छे कृषि यंत्रों का आविष्कार भी हुआ, और जो पुराने कृषि यंत्र थे उनको उन्होंने विकसित भी किया। तो अच्छे कृषि यंत्रों के मदद से उपजाऊ भूमि है, वर्षा अच्छी होती है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं। इस हिसाब से जो है उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो सरप्लस हो गया। तो कृषि अधिशेष उस समय में यही जो टैक्स का जो साधन था वो कृषि अधिशेष ही हो सकता था। तो कृषि अधिशेष है, जो सरप्लस है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो उस प्रोडक्शन को राजाओं के द्वारा टैक्स के रूप में ले लिया गया। तो टैक्स के रूप में जब उन्होंने ले लिया, तभी वो एक नियमित और अच्छी बड़ी सेना, जो विशाल सेना जो है वो बना पाए। अगर एग्रीकल्चर सरप्लस ना होता तो बड़ी सेना को बनाना मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो पाते। तो रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं? एग्रीकल्चर सरप्लस से, कृषि अधिशेष से। तो यहाँ पर रिसोर्सेज आ गए हैं। इसके बाद जो वहाँ के सम्राट थे उन्होंने ट्रेड को भी बढ़ाया, नगरीकरण को भी बढ़ाया, अर्बनाइजेशन को बढ़ाया उन्होंने। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर राजा निवास करते थे, और जो जहाँ पर सैन्य छावनियाँ थी, और इस तरह के जो जैसे राजधानी हुई या कुछ और क्षेत्र, उनको उन्होंने अर्बनाइजेशन को बढ़ाया। वहाँ पे थोड़ा एक नेचुरली भी हुआ वहाँ पर, और उन्होंने उसको बढ़ावा भी दिया और ट्रेड को बढ़ावा दिया। तो जो ट्रेड बढ़ाया है उन्होंने, व्यापार बढ़ाया है, तो उससे भी उनको टैक्स मिला, उससे भी उन्होंने टैक्स वसूला। तो उससे उनके पास एक पैसा जो आया, तो वो एक अच्छी बड़ी सेना बना पाए, जो कि उस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एक साम्राज्य के संगठन के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए और साम्राज्य की स्थापना के लिए।
तो ये चीज़ें मगध को दूसरे महाजनपदों से अलग करते हैं। जो 16 महाजनपद हैं उन महाजनपदों में जो मगध से अलावा 15 हैं उनमें वो कंडीशंस नहीं थी। तो यहाँ पर ये मगध की स्थिति अलग हो जाती है। पहले राजधानी वाला मामला मैंने आपको बता दिया, दूसरा एग्रीकल्चर सरप्लस वाला बता दिया, उसके कारण बता दिया एग्रीकल्चर सरप्लस कैसे हो रहा है। अब अगला पॉइंट इसमें आता है कि वहाँ का जो समाज है वो उसका वैदिकीकरण जो हुआ था वो हाल ही में हुआ था, यानी कि उस समय में वो पुराना नहीं हुआ था। जो पहले प्राचीन, उससे भी प्राचीन समय में वैदिकीकरण हो गया था, उन समाजों के मुकाबले वहाँ पर रूढ़िवादिता कम थी, प्रगतिशील समाज है। तो प्रगतिशील समाज होने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। प्रगतिशील सोच है उनकी, वो जो है रूढ़िवादिता के जो तत्व हैं वो वहाँ पर कम हैं। तो ऐसा एक प्रगतिशील समाज है, तो विस्तार के उत्साह है और नई नई चीज़ों को अपनाने के प्रति उत्साही लोग हैं। इसके बाद जो अगला हम पॉइंट उसमें डिस्कस करेंगे, जो इसमें देंगे, तो वहाँ के जो शासक हैं वो योग्य हैं। योग्य शासकों की वजह से भी मगध जो है एक साम्राज्य के रूप में जो है स्थापित हो सका। क्योंकि अगर शासक योग्य नहीं होंगे तो सारी कंडीशंस भी अच्छी होंगी तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि उस समय में राजा ही के अंदर सारी जो शक्तियों का जो केंद्र था वो राजा ही था। तो अगर राजा योग्य नहीं होगा तो प्रशासनिक अधिकारी भी योग्य नहीं रहेंगे और सही सब जो सिस्टम है सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जो है राजाओं की जो योग्यता थी और राजाओं का महत्वाकांक्षी होना, एम्बिशियस जो किंग थे वहाँ के एम्बिशियस थे, उनके अंदर उत्साह था और वो योग्य थे और वो अपने साम्राज्य को एक विस्तृत रूप देना चाहते थे, उसको एक साम्राज्य के रूप में विकसित करना चाहते थे। तो ये जो सारी कंडीशंस और हमने बताई हैं, कुछ और बताएंगे अभी, इन सारी कंडीशंस को का फ़ायदा उठाने के लिए योग्यता और महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो वहाँ के शासकों में थी। इसके बाद जो हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मगध के पास लोहे के भंडार, अभी हमने एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स थे, जो यंत्र थे, वहाँ पर भी हमने बताया कि लोहे के भंडार होने से उनको फ़ायदा मिला। अब यहाँ पर लोहे के भंडारों से दूसरा फ़ायदा जो सबसे बड़ा पहुँचा है वो ये पहुँचा कि वो अच्छे वाले हथियार, जो लड़ाई में लड़ने के जो हथियार थे वो अच्छी क्वालिटी के बना पाए। अगर वहाँ पर जो है लोहे के भंडार ना होते तो वो अच्छे हथियार नहीं बना सकते थे, जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी युद्ध में। तो लोहे के भंडार वहाँ से बहुत समीप में थे, वहाँ के समीप उनको आसानी से अवेलेबल थे, तो उन्होंने अच्छी किस्म के, अच्छी क्वालिटी के लोहे के हथियार बना पाए वो, और जो दूसरे महाजनपदों के पास इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे और उसके पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे। यहाँ पर एक बात हम और बता देते हैं आपको कि ये जो हथियार हैं लोहे के, तो ये अवंती एक जनपद था, इन 16 में से एक नाम जो अवंती नामक जनपद था, महाजनपद था, उसके पास भी लोहे के हथियार उपलब्ध थे। चूँकि वहाँ पर आसानी से थोड़ा उपलब्ध थे, लोहे के जो खाने थी वहाँ पर थी। तो अवंती जनपद कहाँ था? मालवा का जो क्षेत्र है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, और कुछ मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो मिलकर के अवंती का निर्माण हुआ था। तो अवंती महाजनपद जो है उसके पास लोहे के हथियारों के होने से फ़र्क ये पड़ा कि मगध साम्राज्य जो था, मगध महाजनपद जो था, उसने दूसरे महाजनपदों को आसानी से विजय कर लिया, लेकिन अवंती के ऊपर विजय प्राप्त करने में उसको 100 साल का समय लगा। तो इससे पता चल जाता है कि लोहे के हथियारों के होने से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता था। तो ये अवंती की शक्तिशाली जो उन्होंने बहुत शक्ति के साथ प्रतिरोध किया मगध का, लेकिन आखिरकार अपनी अन्य विशेषताओं के चलते मगध अवंती पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। तो ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वनों से बहुत सारे हाथी भी आसानी से उपलब्ध थे। उस समय काल में जो सेना की तीव्रता इतने मायने नहीं रखती थी, क्योंकि हाथियों का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा था दुर्गों को भेदने में, कछाड़ी क्षेत्रों में जाने में। परिवहन के साधन थे नहीं, सड़कें नहीं हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सड़कें भी नहीं हैं और परिवहन के साधन किसी भी प्रकार के नहीं हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में कूच करने में और युद्ध का संचालन करने में और दुर्गों को भेदने में हाथी बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। दूसरे जो महाजनपद थे उनके पास आसानी से हाथी उपलब्ध नहीं थे, तो मगध के शासकों ने हाथियों का बहुत अच्छा प्रयोग किया सेना के अंदर। तो इस प्रकार ये सारे जो कारण हैं, इनको मिला करके जो है मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हो पाया और अन्य जो महाजनपद थे उन पर विजय प्राप्त कर सका। तो मगध ही क्यों जो है एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो पाया, मगध के उत्थान की समीक्षा कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप बता देंगे इनमें और उसके आधार पर अपना आंसर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे टॉपिक को अच्छे से। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह से मैसेज करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास नई वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।